नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एक क्लासेस में। प्राचीन भारत के इतिहास के इस क्रम में आप पढ़ रहे थे पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में या कहें प्री हिस्टोरिकल एज, इस पर आपने पिछली क्लास में पाषाण काल के बारे में जाना। पाषाण काल 3 चरणों में था, जैसा कि आपने जाना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, या दूसरे शब्दों में कहें ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज या न्यू स्टोन एज। ठीक है, ये कैसे निर्धारित होता है क्रम? पत्थरों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टोन। ठीक है, पत्थरों की प्रकृति के हिसाब से यह डिवीजन किया गया था। ठीक है, पिछली क्लास आपके समझ में आई या नहीं आई, इस पर आप उत्तर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर से इतना डीपली और इंपॉर्टेंट तथ्य सामने नहीं आए होंगे अभी तक आपके सामने। आप इसकी रिसर्च करिए, क्या इतनी ही डीपली आपको मिलेगा? कहीं कुछ मिला है या मिलेगा? मैंने तो छानबीन कर ली है, मैंने खोज की, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने आपके लिए लाया और आशा है कि आप नोट्स अवश्य बनाते जा रहे होंगे। मैं आपके पास आकर नोट्स नहीं देख सकता, उम्मीद यही कर सकता हूं केवल और केवल कि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो निवेदन है, नोट्स बनाते जाएं और अध्ययन करते जाएं। इतिहास बहुत ही अंतिम दौर में है अपने, ठीक है, समापन के दौर में है। तो चलिए चलते हैं पाषाण काल के पास। पाषाण काल में पिछली क्लास में आपने पूरा पाषाण काल को कंप्लीट किया, पैलियोलिथिक को कंप्लीट किया। पैलियोलिथिक एज या कहें पूरा पाषाण काल के 3 भाग आपने पढ़े। निम्न पूरा पाषाण काल, क्या? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, आयरन एज, इस पर चर्चा होगी। तो चलिए चलते हैं। शेयर करने का मतलब यह है मित्रों कि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज से लाभान्वित हों, लाभ उनको भी मिले। ठीक है, यह है कहने का मतलब शेयर करने का। ठीक है, बाध्य नहीं है हमारी बातों को मानने के लिए, मैं केवल निवेदन करूंगा कि प्लीज लाइक, वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तभी लाइक करिए और कमेंट करके प्रेरित करिए। और शेयर करने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको ये कंटेंट उत्तम लग रहा है तो आप शेयर करके अपने अन्य मित्रों को भी बता सकते हैं कि आपको इस पार्ट में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यथा उचित आपको जैसा लगे। मैं केवल निवेदन कर रहा हूं, उम्मीद है कि निवेदन की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान की जाएगी। चलिए मध्य पाषाण काल के मित्रों बात करता हूं, जिसको लिथिक एज कहते हैं। ठीक है, मिसो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो दूसरे शब्दों में इसको आप कह सकते हैं मिडिल स्टोन एज या फिर मेसोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण काल। चलिए टाइम आपने जाना, ये इसका टाइम जो है मध्य पाषाण काल का, मैं इसको बोला हूं, ये आप पढ़ लिए, कल आप ये पढ़ लिए, कल आप ये पढ़ लिए। इस प्रकार आपने मित्रों ये पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लास में। ठीक है, पूरा पाषाण काल आपने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ये ग्राफ इसलिए बना था ताकि आप देख पाए कि आपने कल क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, अब इसको नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, ये लिखा इसलिए है ताकि आप जान पाए पाषाण काल के 3 चरण थे। चलिए मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 BC से 6,000 BC तक था। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का समय आपका मध्य पाषाण काल का होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए, बेसिक नॉलेज जो है इसका। इसके बाद पढ़ेंगे इसके स्थान, जो साइट से मेजर साइट हैं उनकी बात करेंगे।
मित्रों मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। किसका? आप देख पा रहे होंगे बीच में है, मिडिल में है, इधर नव पाषाण काल है और इधर पूरा पाषाण काल है, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच में है मध्य पाषाण काल, मिसोलिथिक, और मिसोलिथिक को कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेज, संक्रमण काल, इन दोनों का। ये क्लियर हुआ? चलिए मित्रों, इस काल में जो घटना होती है कि अब औजार जो थे, वो जो टूल्स थे, अब वो सूक्ष्म हो गए, बहुत ही छोटे आकार के हो गए। मैंने पूर्व में उल्लेखित किया और अभी भी उल्लेखित किया हूं कुछ देर पहले कि पत्थरों की प्रकृति के आधार पर इनका कालक्रम निर्धारित हुआ है, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टोन। पत्थरों की प्रकृति के आधार पर इनका जो है डिवीजन हुआ है। अब आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि जो अब मध्य पाषाण काल में मिसोलिथिक एज में स्टोन टूल्स सामने आते हैं, उनकी जो साइज थी, उनके आकार थे, वो छोटे हो गए, सूक्ष्म हो गए, ठीक है। और इन सूक्ष्म आकार के टूल्स को, औजारों को, पत्थर के औजार जो थे, स्टोन टूल्स, उनको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक। तो कभी कभी मध्य पाषाण काल को मिसोलिथिक ना कहकर माइक्रोलिथिक भी बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि इस काल में जो भी स्टोन टूल्स मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, वो माइक्रो थे, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म थे, छोटे थे, ठीक है। चलिए, इस काल की जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, उपलब्धि है कि अब जो है, अब इस काल का मानव पशुपालन प्रारंभ कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, या कहें डोमेस्टिकेशन, ठीक है, या कहें पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में होता है। ये लिख लीजिए नोट लगाकर, 2000 का, इससे ज्यादा तो है ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो मध्य पाषाण का इधर क्या हुआ था? ना तो एग्रीकल्चर हुई थी, ना तो कृषि, ना तो पशुपालन हुआ था, क्लियर है। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, इनकी शुरुआत ही नहीं हो पाई थी। इधर आग का आविष्कार हो चुका था लगभग, लेकिन आग के यूज का ज्ञान नहीं था, आग के प्रयोग का ज्ञान नहीं था, ठीक है। मैं मार्कर लिया हूं, मार्कर का यूज क्या होता है उनको ज्ञान नहीं था, हमको ज्ञान है, कहने का मतलब ये है। तो उनको आग देख लिए थे, वो आग है, कुछ जल रहा है, फायर, ठीक है, लेकिन उनको आग के प्रयोग का, यूज का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार मान लेते हैं कि आग का आविष्कार ही नहीं हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आइए, मध्य पाषाण काल में मैंने बताया अभी कि पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है। जब मित्रों पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है, इसका आधार क्या बना? कैसे कह दिया गया कि मध्य पाषाण काल में, मिसोलिथिक एज में पशुपालन का प्रारंभ हुआ? तो ये साक्ष्य मिले हैं, ऐसे नहीं बोल दिया गया है, ठीक है। ये तथाकथित बातें नहीं हैं, ये एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ सामने लाई गई हैं कि जी हाँ, इस काल में, इस स्टेज में, प्रागैतिहासिक काल के इस काल में, स्टेज में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। वो साक्ष्य कौन से हैं, एविडेंस कौन से हैं? वो है, पहला जो एविडेंस मिलता है, जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है पशुपालन का, एनिमल हस्बेंड्री का, या कहें डोमेस्टिकेशन का, वो आपका राजस्थान में, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। राजस्थान के बागौर में मिलता है। बागौर एक स्थान है राजस्थान के भीलवाड़ा में, ठीक है। राजस्थान के भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के पास बागौर नामक स्थान है, एक बागौर। यहां पर एक जो है अवशेष मिलता है, रेलिक मिलता है, या कहीं साक्ष्य मिलता है कुत्ते का। कुत्ते का पहला साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस कहां से मिला? राजस्थान के भीलवाड़ा के पास स्थित बागौर से। और ये कब मिला? मध्य पाषाण काल में। दूसरा एविडेंस इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश। जो सेकंड एविडेंस है, साक्ष्य है पशुपालन का दूसरा साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिलता है। आदमगढ़ कहां है? होशंगाबाद में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में कुत्ते का जो दूसरा साक्ष्य मिला, या दूसरे शब्दों में कहें पशुपालन का दूसरा साक्ष्य, ठीक है। सेकंड एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वो मिलता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। पहला साक्ष्य मिल चुका राजस्थान के बागौर में, दूसरा साक्ष्य मिला पशुपालन का मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, जो कि होशंगाबाद में है, ठीक है। इस प्रकार जो साक्ष्य मिले हैं पशुपालन में, वो पहला पशु मिला है कुत्ता,
कौन सा जानवर मिला है, एनिमल मिला है, कुत्ता। ठीक है, डॉग का यहाँ पे एविडेंस मिला है, ये हो गया। इस प्रकार ये माना जाता है कि प्रथम पालतू जो पशु था, फर्स्ट पेट एनिमल, प्रथम पालतू पशु वो था कुत्ता। मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ठीक है, डॉग। ये बात हो गई हल्की फुल्की मध्य पाषाण काल की। चलिए मित्रों, इस काल से अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। और ये सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में ही अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं, या कहें स्केलेटन अर्थात अस्थि पंजर कहां प्राप्त हुए हैं? पहले मध्य पाषाण काल में, इसके बाद प्रारंभ हो गया मिलना। ठीक है, दूसरी चीज, इसी काल में तीर कमान, एरो एंड बो, या कहें बाणाग्र, या कहें प्रक्षेपास्त्र तकनीकी, मिसाइल टेक्निक। ठीक है, तो तीर कमान, बाणाग्र, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास भी मध्य पाषाण काल में होता है। पाषाण काल के सेकंड फेज, दूसरे चरण अर्थात मध्य पाषाण काल में होता है, इधर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन देगा कि तीर कमान के पहले साक्ष्य, या कहें तीर कमान का विकास कब हुआ, वो मध्य पाषाण काल में हुआ। 3 ऑप्शन देगा, इसमें लगाइएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तीर कमान के साक्ष्य कहां से मिले, इसके एविडेंस कहां से मिला? महादहा में मिला। आगे चर्चा करता हूं। ठीक है, दूसरी उपलब्धि इस काल की अचीवमेंट्स, सर्वप्रथम शवाधान पद्धति, मतलब शवों को जो दफनाया जाता था, वो कौन कौन से ऐसी पद्धतियां थी शवों को दफनाने की, मुर्दों को दफनाने की? ये भी पद्धति, या पहले ये चीज कह सकते हैं ग्रेव या कहें बैरियल सिस्टम, अर्थात शवाधान पद्धति सर्वप्रथम सबसे पहले मध्य पाषाण काल में सामने आती है। चलिए, तो अगला जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट ट्री प्लांटेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे प्राचीन, मोस्ट एंशिएंट या कहें मोस्ट ओल्डेस्ट, क्या एविडेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। ठीक है, विश्व के सबसे प्राचीन वृक्षारोपण के साक्ष्य वो मिले हैं राजस्थान में। कहां मिले हैं? राजस्थान में, सांभर झील के पास, सांभर लेक के पास। भारत में सबसे अधिक खारे पानी वाली झील जो है, लैगून झील, कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। दूसरा चीज फैक्ट है, भारत में सर्वाधिक खारे पानी वाली झील सांभर झील है, सांभर लेक। ये ज्योग्राफी में मिलने वाला है। ठीक है, सांभर झील के पास विश्व का सबसे पहला साक्ष्य मिला कि हाँ वृक्षारोपण, टी प्लांटेशन किया जाता था, वो राजस्थान में सांभर झील के पास। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आएगा, आना पड़ेगा उसे। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट, मांस पकाने की प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। मांस पकाने की जो प्रक्रिया है अब प्रारंभ हो गई। मैंने पूर्व में उल्लेखित किया कि आग तो देख लिए थे आदि मानव लोग, जो इस काल के मानव थे, अग्नि, आग, फायर देख लिए थे, लेकिन उसके यूज का पता नहीं था उनको कि प्रयोग क्या किया जा सकता है आग का। लेकिन मध्य पाषाण काल में, जैसा कि अब मैंने बताया कि आग पहले ही देख चुके थे, अब आग के उपयोग की जानकारी भी उनको हो गई कि आग का, फायर का यूज क्या है, उपयोग क्या है। तब उन्होंने मांस पकाना प्रारंभ कर दिया। इधर आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था, इसलिए मांस जो था वो कच्चा खाते थे, रॉ मीट। ठीक है, लेकिन अब आग के यूज का प्रयोग, आग के उपयोग का पता चल गया कि उसका यूज क्या है, तब उन्होंने मांस पकाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कुकिंग मीट कब कंप्लीट होता है? ये चरण पर स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में, या कहें मिडिल स्टोन एज में। चलिए, अब मैं यहां पर ये लिखना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैं इन स्थानों की बात करने के लिए इन सबको लिख दिया हूं, क्योंकि ये स्थान यदा कदा पूछे जाते हैं कि सराह नाहर, ठीक है, या कहें लेखैया किस काल से संबंधित स्थान है, तो बताना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने, और कौन सी चीज कहां से मिली ये भी जानना है। पहला है लंघनाज, ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है और कौन सा स्थान किस काल से संबंधित है, किस एज से संबंधित है, ये याद रखना अनिवार्य है। ठीक है,
लंघनाज की मित्रों बात करता हूं, यहां से मिला क्या क्या है ये देख लेते हैं। यहां से बोन्स ऑफ एनिमल, अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर यानी कि जानवरों के हड्डियां मिली हैं, ठीक है। अस्थि पंजर अर्थात जानवरों की हड्डियां, या कहें बोन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। दूसरा पॉटरी, दूसरा जो है पॉटरी है अर्थात मिट्टी के बर्तन, हिंदी में मृद भांड, मृद भांड या कहें मिट्टी के बर्तन या कहें पॉटरी। तीसरा है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह मिली है, जहां मुर्दों को दफनाया जाता था, एक स्थान सुनिश्चित था, उसे कब्रगाह कहा गया और कब्रगाह मिला लंघनाज में, ठीक है। और यहीं से मित्रों माइक्रोलिथिक स्टोन मिलते हैं, सॉरी टूल्स मिलते हैं, सूक्ष्म औजार मिले हैं, ठीक है। कंकाल भी मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। 14 ह्यूमन स्केलेटन अर्थात 14 मानव कंकाल भी लंघनाज में मिले हैं। अगला स्थान है लंघन लेखैया, लेखैया प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, उत्तर प्रदेश। ये स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास है लेखैया। इसमें ये खास बात है कि मध्य पाषाण काल का स्थान है ये, मध्य पाषाण काल मिसोलिथिक एज से संबंधित साइट है, स्थान है, ठीक है। यहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। मोस्ट ह्यूमन स्केलेटन या कहें सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले? लेखैया। कहां है? उत्तर प्रदेश में है। किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अगला जो स्थान है सराय नाहर, सराय नाहर कहां है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास स्थान है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास सराय नाहर है। यहां से महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 मानव कंकाल की समाधि मिली है। चार मानव कंकाल या कहें मानव में नर, मेल, ठीक है, और इनको एक साथ दफनाया गया है। मतलब चार मानवों को या कहें 4 नर को एक साथ दफनाया गया है। ऐसी एक कब्र मिली है, ऐसी एक बैरियल मिली है या कहें ऐसी एक ग्रेव मिली है। कहां मिली है? प्रतापगढ़ में, सॉरी सराय नाहर में, ठीक है। युद्ध के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ बैटल्स, ठीक है, युद्ध के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं सराय नाहर से, ठीक है। युद्ध के साक्ष्य भी उस काल में, मध्य पाषाण काल में युद्ध भी होने लगे थे, ठीक है। अच्छा, कब्रें मिली हैं, जैसे कि मैंने भी बताया, समाधि, ग्रेव मिली है, बैरियल। जो कब्रें होती थी मित्रों, जो ग्रेव थी या कहें बैरियल थी, वो आवास क्षेत्र के अंदर थी। आवास क्षेत्र मतलब जहां निवास स्थान था, जहां लोग रहते थे इस काल में, ठीक है। उन्हें स्तंभ गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ गर्त, ठीक है। स्तंभ गर्त के अंदर या कहें आवास क्षेत्र के अंदर या कहें घरों के अंदर, घरों के अंदर क्या मिली है? कब्रें मिली हैं। और वो कब्रें कैसी थी? छिछली एवं अंडाकार अर्थात सैलो एंड ओवल टाइप ग्रेव, सैलो एंड ओवल टाइप ग्रेव अर्थात छिछली व अंडाकार ये डिजाइन है, आकृति है, जो समाधियां मिली हैं, कब्रें मिली हैं उनकी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है महादहा। महादहा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास स्थित है। यहां से मिला है उपकरण, टूल्स एंड आभूषण, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, उपकरण, आभूषण, साथ में क्या? अच्छा, जो ये उपकरण और आभूषण मिले हैं ये किस चीज के बने थे? ये हड्डियों से बने थे। काहे से बने थे? हड्डियों से अर्थात अस्थि पंजर से, ठीक है। बोन्स हड्डियों से बने थे, ठीक है। उसमें चांदी उंदी सोना वोना नहीं था, ठीक है। सोने के हार नहीं चलते थे। जो आभूषण थे वो हड्डियों के पहने जाते थे, ठीक है। और सींग से भी बने थे, ठीक है। टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स वेयर रिसीव्ड, ठीक है। टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स वेयर रिसीव्ड अर्थात सींगे भी मिली हैं। सींग काहे की? सींग, हड्डी, इनसे निर्मित वस्तुएं मिली हैं। वस्तुएं कौन सी? उपकरण एवं आभूषण, उपकरण और आभूषण मिले हैं जो हड्डियों से बने थे और सींग से बने थे। अब सींग काहे की सींग? जानवरों की सींग, ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट यहां से ये फैक्ट है, युग्मित समाधान मिला है।
युग्मित समाधान मिला है, मतलब मेल एंड फीमेल एक साथ दफनाए गए हैं, ऐसी एक कब्र मिली है, ऐसी एक समाधि मिली है, और यह पहला प्रमाण होता है जो कि मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल से प्राप्त होता है। अभी बताया कि तीर कमान, एरो एंड बो, बाणाग, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी एक ही नाम है, इसका जो विकास होता है इस काल में होता है, मध्य पाषाण काल में, और वो कहां से मिला है? महादहा से मिला है। अर्थात तीर कमान के जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ एरो एंड बो, वो मिला है महादहा से, ठीक है। लेकिन जो एविडेंस ऑफ बैटल्स था, युद्ध के साक्ष्य, वो सराय नहर से मिले। स्थान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां है, किस काल से संबंधित है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है दमदमा। क्या? दमदमा, ये भी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पास दमदमा स्थान है एक, ये मेसोलिथिक साइट है, अर्थात मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। यहां से मित्रों 41 मानव या कहे नर या कहे मेल, इनके समाधान मिले हैं, ठीक है। टोटल कितने मिले हैं? 48 मानव समाधान या कहे कब्रें या कहे समाधियां, ठीक है, ग्रेव, बैरियल, ठीक है, जिनमें से 5 युग्मित हैं, कपल्ड ग्रेव है, 5 कपल्ड ग्रेव, मतलब 5 कब्रें ऐसी मिली हैं जिनमें मेल एंड फीमेल एक साथ दफनाए गए हैं, ऐसी 5 कब्रें मिली हैं। लेकिन युग्मित समाधान का, अर्थात मेल एंड फीमेल को एक साथ दफनाए जाने का जो पहला एविडेंस मिलता है, प्रथम साक्ष्य, वो महादहा में मिला, ठीक है। दमदमा से 5 कब्रें ऐसी मिली जिसमें दोनों में जोड़ा, कपल, ठीक है, मेल एंड फीमेल एक साथ दफनाए गए, ऐसी 5 कब्रें मिली, ठीक है। और एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें 3 मानव, 3 मेल एक साथ दफनाए गए। याद होता है, ठीक है? नहीं तो याद करना, इसमें युग्मित और जिसमें 5 युग्मित, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। युद्ध का साक्ष्य और सर्वाधिक मानव कंकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मेसोलिथिक साइट, कुछ अदर मेसोलिथिक साइट्स हैं, जैसे या कहें अन्य मध्य पाषाणकालीन स्थल, वो है टेरी समूह, ये भी इसी काल से संबंधित स्थान है जो तमिलनाडु में है। दूसरा है बीरभानपुर, बंगाल में है। क्या है? बीरभानपुर, बंगाल में है। ये मध्य पाषाण काल हो गया। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है पाषाण काल का, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, अभी पढ़ेंगे मित्रों। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, ठीक है मित्रों। इसके बारे में खास बात यह है कि 1865 ईस्वी में एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉन लुवाक। इन्होंने नवपाषाण काल को धातु युग की संज्ञा दी। क्या बोला? धातु युग, ठीक है। मेटल एज अर्थात धातु युग शब्द किसने प्रयोग किया? जॉन लुवाक ने नवपाषाण काल के लिए, ठीक है। इसमें खास बात मैंने लिखी है कि इस युग में, इस काल में कृषि एवं खाद्यान्न फसलों का उत्पादन प्रारंभ हो गया, ठीक है। मध्यकाल में आपने जाना कि पशुपालन का प्रारंभ हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में, और आग का भी प्रयोग जो है मध्य पाषाण काल में हुआ, जबकि नव पाषाण काल में कृषि एवं खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होने लगा। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, ठीक है। खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन प्रारंभ हो गया। मित्रों, सबसे पहले उगाई गई जो फसल थी इस काल में, या कहें सब दुनिया भर में सबसे पहले जो उगाई गई फसल थी, जो क्रॉप थी, वो यव थी। क्या थी? यव, जिसे जौ भी कहा जाता है, जौ, बार्ले, ठीक है, जौ। लेकिन खाद्यान्न के रूप में, फूड ग्रेन्स के रूप में, खाने वाली फसल के रूप में जो उगाई जाने वाली पहली फसल थी वो गेहूं थी, व्हीट, ठीक है। पहली फसल बोई जाने वाली, उगाई जाने वाली जौ थी, लेकिन खाद्यान्न के रूप में उगाई जाने वाली पहली फसल गेहूं थी, ठीक है। अच्छा, इस काल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार अर्थात इन्वेंशन हुआ पहिए का, और वो पहिया किसका था? बैलगाड़ी का था, बैलगाड़ी, ठीक है। तो बैलगाड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, नवपाषाण काल से, ठीक है, नियोलिथिक एज से।
अब देखिए पत्थरों की प्रकृति फिर बदल गई, पत्थरों की प्रकृति बदल गई, नेचर ऑफ स्टोन। इसमें जो औजार मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, वो स्लेटी पत्थर के मिलते हैं। स्लेटी पत्थर, स्लेटी स्टोन अर्थात स्लेट पत्थर के अब औजार टूल्स बनने लगे। ठीक है, अच्छा, नवपाषाण काल की जो पहला स्थल खोजा गया, पहला जो साइट थी नियोलिथिक एज की, वो सर मैस्यूरर ने खोजी। किसने खोजा? सर मैस्यूरर ने। ठीक है, ये बात हो गई। इस काल की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे अब जो औजार थे, जैसे मैंने बताया कि स्लेट पत्थर के बनने लगे, वहीं पॉलिश भी उनमें होने लगी, अर्थात रोगनदार, पॉलिश अर्थात रोगनदार पॉलिश्ड टूल्स अब सामने आने लगे। ठीक है, राख का टीला भी मिला, एस माउंड। ठीक है, राख का टीला भी नवपाषाण काल में मिला। राख के टीले के आधार पर कहा जा सकता है कि आग का प्रयोग अब बृहद रूप में किया जाने लगा। ठीक है, चलिए, इस काल से संबंधित कुछ साइट्स हैं, स्थल हैं, अर्थात नियोलिथिक एज से रिलेटेड कुछ साइट्स हैं, स्थल हैं, नवपाषाण कालीन स्थल हैं, जैसे मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ को गेहूं की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी, अर्थात ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने कुछ 5-6 फैक्ट लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट्स में अपने नोट लगाइएगा 2000 का। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य, देखिए कृषि तो होने लगी, लेकिन एविडेंस कहां मिला और कौन सा एविडेंस था उसकी बात करते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। वो कृषि का वो कौन सा था फसल, वो आगे बता रहा हूं। ठीक है, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य अर्थात कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिला वो गेहूं था। ठीक है, वो कहां मिला? मेहरगढ़ में। पशुपालन के साक्ष्य यदा कदा यहां भी मिले हैं, मतलब पशुपालन अब वहीं से स्टार्ट हो गया मध्य पाषाण काल में, तो यहां तो मिलेगा ही। ठीक है, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, मोस्ट ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पेट बफेलो। ठीक है, पालतू भैंस का भी मेहरगढ़ में मिला। और देखिए अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इन इंडिया। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इन इंडिया मतलब भारत में स्थायी निवास का प्राचीनतम प्रमाण। भारत में अब स्थायी रूप से रहने लगे थे ये इस काल में मानव, इसका जो साक्ष्य मिलता है प्राचीनतम, वो कहाँ मिला? नवपाषाण काल में और मेहरगढ़ में। नवपाषाण काल में मिलता है, मेहरगढ़ में कुछ स्थान थे जहां पर इससे प्रमाणित होता है कि अब मानव स्थायी रूप से भारत में निवास करने लगे थे। मेहरगढ़ की बात हो रही जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। वर्ल्ड मोस्ट ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, कपास उत्पादन का विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, कपास उत्पादन का, कॉटन प्रोडक्शन का भी मेहरगढ़ में मिलता है। कपास उत्पादन भी नवपाषाण काल में हुआ और मेहरगढ़ में इसका प्रूफ मिला है। ठीक है, अच्छा, कल्चरल एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोन एज कहें या लिथिक एज, स्टोन एज टू हड़प्पा कल्चर। ठीक है, हड़प्पा कल्चर अर्थात पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले। क्लियर हुआ मित्रों? अब बात करता हूं लहुरा देव। मेहरगढ़ में देखिए इतने सारे तथ्य एक ही पुस्तक में नहीं मिलेंगे, आपको खोज लीजिएगा, गारंटी है नहीं मिलेंगे, और जो भी ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लहुरा देव मित्रों, लहुरा देव उत्तर प्रदेश में कहां है? स्थान याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। पहला नोट देखिए, इंपॉर्टेंट तथ्य लिखे हैं। प्राचीनतम खोजों के आधार पर, पहले ये समझिए, प्राचीनतम खोजों के आधार पर मतलब भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था तब की बात की जा रही है। प्राचीनतम खोजों के आधार पर जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? लहुरा देव से। ठीक है, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है प्राचीन खोजों के अनुसार,
ठीक है, भारत के बंटवारे के पूर्व जब खोज हो गई थी तो उसके हिसाब से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? लहुरा देव में। लेकिन अभी मैंने बताया कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़ में। तो इसमें थोड़ा समझिएगा बात को, ठीक है। तो मेहरगढ़ में मिला, ये आपने अभी पढ़ा, ठीक है। ये प्राचीन खोजों के पूर्व की बात है, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब खोज हुई थी, और इससे पता लगा था कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला कहाँ? मेहरगढ़ में। और वो फसल कौन सी पाई गई? गेहूं की, ठीक है। लेकिन तो इस प्रकार ये पता चल गया कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? कि गेहूं बोया गया था, उगाया गया था मेहरगढ़ में। अब बात को समझिएगा, नवीन खोजों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज, तो नवीन खोजों के अनुसार प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य अब जो मिले हैं वो लहुरा देव में मिले हैं, उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में मिले हैं। और अब गेहूं नहीं मिला लहुरा देव में, चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। और जो चावल मिले हैं इसका टाइम पीरियड माना जाता है 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का। ये जो चावल मिला है ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का माना गया, ठीक है, यानी इससे भी पुराना। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अब भारत के बंटवारे के बाद प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भारत में कहां से मिले? लहुरा देव में। लेकिन एक प्रकार से भी कह सकते हैं कि भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अब लहुरा देव माना जाएगा नवीन खोजों के अनुसार, न्यू डिस्कवरीज, अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज। क्योंकि आप टाइम देखिए, जो यहां मिला मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अर्थात गेहूं मिला वो 7000 ईसा पूर्व का है, लेकिन उससे भी पुराना मिल गया अब लहुरा देव में। जो चावल मिला है वो 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व का है। तो इस प्रकार प्रमाणित हो जाता है कि लहुरा देव में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, ठीक है। अब देखिए, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला? नवीन खोजों के पहले अर्थात बंटवारे के पहले कोल्डहिवा में मिला चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। अब देखिए, यहां पर गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला मेहरगढ़ में। कहां मिला? मेहरगढ़ में गेहूं का। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला? नवीन खोजों के अनुसार भारत के बंटवारे के बाद जो खोज हुई तो वो कोल्डहिवा में मिला। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास है, जिसकी समय सीमा में पाई गई 6500 BC, ठीक है। 6500 BC तक का जो समय है ये इस समय का चावल की भूसी पाई गई है। कहाँ? कोल्डहिवा में, मिर्जापुर के पास है। तो नवीन खोजों के पूर्व की बात है, नवीन खोजों के पहले। लेकिन नवीन खोजों के बाद जो चावल मिला वो कहाँ मिला? लहुरा देव में। इस प्रकार आपने 3 चीज जानी। पहली चीज, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में, बंटवारे के पूर्व या कहें प्राचीन खोजों के अनुसार कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं था जो मेहरगढ़ में मिला। क्लियर है? टाइम देखिए 7000 ईसा पूर्व का। अब आइए चावल में। चावल का सब भारत के बंटवारे के पूर्व पहले अर्थात प्राचीन खोजों के अनुसार मतलब जो मिला वो कहाँ मिला? कोल्डहिवा में मिला, ठीक है। कोल्डहिवा में, मिर्जापुर में, जो 6500 BC का था। चावल की बात हो रही है। लेकिन नवीन खोजों के अनुसार भारत के बंटवारे के बाद नवीन खोजों के अनुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिस्कवरीज, उससे क्या पता चला कि चावल का अब जो प्राचीनतम साक्ष्य है, वो मोस्ट ओल्डेस्ट एविडेंस है, वो कहाँ मिला? लहुरा देव में मिला, क्योंकि उसकी समय सीमा 9000 से 8000 है। अब आप BC कैसे आते हैं? BC से AD की तरफ आते हैं, ठीक है। 5000, 4000, 3000, 2000, 1, फिर एक जब फर्स्ट सेंचुरी आ जाती है, प्रथम शताब्दी, तो फिर कैसे बोलते हैं अपन? ईसवी बोलने लगते हैं। ईसा पूर्व से आवाज आती है ईसवी। तो ऐसे समझिए कि बैक जा रहे हैं, ईसा पूर्व से अपन जा रहे हैं ईसवी की ओर, ठीक है। तो ज्यादा से अधिक से कम ही होगा। तो 9000 से 8000 तक का जो साक्ष्य मिला वो चावल का मिला। कहाँ मिला? लहुरा देव में। और ये नवीन खोजों के अनुसार हुआ, ठीक है, लेटेस्ट डिस्कवरीज। फिर 7000 ईसा पूर्व का, 7000 BC का जो गेहूं का साक्ष्य मिला वो मेहरगढ़ में मिला। ये कैसे मिला? प्राचीन खोजों के अनुसार, ठीक है। वहीं 6500 ईसा पूर्व का जो चावल मिला, कृषि के साक्ष्य मिले, वो कोल्डहिवा में मिला। ये भी प्राचीन खोजों के अनुसार है, ठीक है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, तो सबसे पुराना कौन होगा? ये होगा। इस प्रकार चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन होगा? चावल का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला कहाँ मिला? लहुरा देव में मिला, 9000 ईसा पूर्व का। क्लियर है इतना? और ये चीज हुई नवीन खोजों के अनुसार। बंटवारे के बाद गेहूं में आइए। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? सबसे पहले मेहरगढ़ में। समय क्या है? 7000।
इससे तो पुराना ही है, ये सबसे बाद का आया, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। ये प्राचीन खोजों के अनुसार, प्राचीन खोजों के पूर्व। अब चावल में आइए, ये चावल जो मिला ये नवीन खोज है, ये चावल जो है ये प्राचीन खोज है, बंटवारे के पूर्व। तो ये 6500 ईस्वी का है, ठीक है। तो सबसे पुराना जो चावल के साक्ष्य मिला है वो कोल्डिहिबा में मिला है, ये भी भारत में है। और जो नवीन खोजों के अनुसार चावल का साक्ष्य मिला वो लहुरादेव में मिला, और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य आपका मेहरगढ़ में मिला। क्लियर है। कुछ और साइट्स हैं नवपाषाण काल की, अर्थात न्यूलिथिक एज, ठीक है। बुर्ज होम, ये कश्मीर में है बुर्ज होम, और इसकी खोज, इस स्थल की खोज टेरी व पीटरसन ने की 1935 में, ठीक है। इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा हमेशा, मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, अर्थात एक ऐसी कब्र मिली है, ऐसी ग्रेव मिली है, या कहें बैरियल मिला है जिसमें मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है, ठीक है। स्थान है, ये जो कब्र है बुर्ज होम में मिली है, और कुछ गर्तावास भी यहां पर मिले हैं। एक अन्य स्थल है गुफ कराल। गुफ कराल जो कश्मीर में है, इसे एक नाम दिया गया, इसे कुलाल, कुलाल या कहें कुम्हार की गुफा, केव्स ऑफ पॉटर, कुम्हार की गुफा किसे कहा गया, गुफ कराल को, कश्मीर में है, और ये न्यूलिथिक एज से संबंधित है। चिरांद बिहार में है, सारण जिला बिहार में है, बिहार के सारण जिला में। यहां पर हिरण की सींग से निर्मित छल्ले पाए गए हैं, ठीक है, जिन्हें मृग श्रृंग छल्ले कहा जाता है, ठीक है, हिरण की सींग से निर्मित, ठीक है। रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द हॉर्न्स ऑफ द डियर, ठीक है, हिरण के सींगों से निर्मित छल्ले पाए गए हैं जिन्हें मृगशृंग छल्ले कहा जाता है, और ये नवपाषाण काल से संबंधित है। पाया कहां गया, बिहार के सारण जिला के पास चिरांद में। अन्य स्थल चौपानी मांडो, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है सभी, ठीक है। यहां पर एक फैक्ट है, चाक निर्मित मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य, मृद भांड अर्थात पॉटरी या कहें मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी या कहें वियर मेड ऑफ चाक, ठीक है, चाक से निर्मित मृद भांडों के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं, कहां पाए गए, चौपानी मांडो। दक्षिण भारत में देखिए इस काल से संबंधित, नवपाषाण काल से संबंधित कुछ साइट्स हैं, स्थल हैं, जैसे कि मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, संगनकल्लू, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, संगनकल्लू कहाँ है, कर्नाटक में है, और पोचमपल्ली ये तमिलनाडु में है, ठीक है। संगनकल्लू में मित्रों राख के टीले पाए गए हैं जिन्हें अंश टीले कहा जाता है, ठीक है, अस माउंड, ठीक है, राख के टीले या कहें अंश टीले दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित संगनकल्लू क्षेत्र में पाए गए, ठीक है। दक्षिण भारत में बोई गई, उपजाई गई पहली फसल कौन सी थी, रागी थी, जिसे मिलेट कहा जाता है, रागी। दूसरी फसल कौन सी थी, कुल्थी, कॉटेज, ठीक है, कुल्थी उगाई गई थी। यह बात याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि दक्षिण भारत में उगाई गई फसल रागी थी, मिलेट, जो कि नवपाषाण काल में सामने आई। दक्षिण भारत में, सॉरी उत्तर भारत में, या केवल भारत से पूछिए तब आप क्या लगाएंगे, गेहूं या जौ, कौन सी, जौ। पहली उपजाई गई फसल जौ थी, एवं खाद्यान्नों के रूप में उपजाई गई पहली फसल अर्थात फूड ग्रेन्स के रूप में वो कौन सी थी, गेहूं थी, व्हीट। तो ये रहा आपका पूरा पाषाण काल, पिछली क्लास में हो चुका, आज हुआ मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो इस प्रकार पाषाण काल समापन। अब पढ़ेंगे कांस्य युग और लौह युग, इस प्रकार आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्रीहिस्टोरिकल एज का समापन। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट पर आपकी मुलाकात मैं कांस्य युग से करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।